सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और जानेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए मान लेते हैं कि आपने एक दिया जलाया है। ऐसे चकाचौंध कमरे में दिया नहीं जलाना है, आपने घोर अंधेरे में एक दिया जलाया है। किसी कवि ने कहा है, गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से गिर गिर, घोर कहती घटाए हैं नहीं होगा उजाला फिर। गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से गिर गिर, घोर कहती घटाए हैं नहीं होगा उजाला फिर। मगर इस चिर ज्योति में भी निष्ठा जमाए कौन बैठा है, मगर इस चिर ज्योति में भी निष्ठा जमाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में भी दीपक जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में भी दीपक जलाए कौन बैठा है। तो चलिए, आपने भी उम्मीद का एक सम्मा जला रखा है, घोर अंधेरे में आपने एक दिया जला रखा है। तो उस दिया, चलिए ये जो कविता आपको सुनाया है केवल आपको मोटिवेट करने के लिए सुनाया है। मेन मुद्दा यह है कि आपने एक दिया जलाया है। अब उस दिए की रोशनी जहां तक जाएगी, उस दिए का प्रकाश जहां तक जाएगा, उसे आप क्या कहेंगे? उस दिए द्वारा प्रकाशित क्षेत्र कहेंगे। जहां तक उस दिए ने प्रकाश फैलाया है, जहां तक उस दिए ने प्रकाश किया है, वही क्या कहलाएगा? उस दिए का या दिए द्वारा प्रकाशित क्षेत्र कहलाएगा। वैसे ही अगर आप एक आवेश ले लेते हैं, चलिए हमने स्पेस में कहीं पर एक आवेश ले लिया, तो आवेश क्या करता है? आवेश अपने चारों तरफ एक वैद्युत माहौल उत्पन्न करता है, एक वैद्युतीय पर्यावरण उत्पन्न करता है। वैद्युतीय पर्यावरण का मतलब क्या है? कि अपने चारों ओर एक ऐसा, उस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र वो बनाएगा जिस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आता है, जिस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आता है, तो इस आवेश के स्थिर वैद्युत बल का वो अनुभव करेगा। तो क्या हो गया विद्युत क्षेत्र? क्या कहलाएगा विद्युत क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। अभी और डिटेल में समझेंगे बच्चा, अभी और डिटेल में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझिए, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर वैद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, यह आवेश है, इस आवेश का प्रभाव उसके चारों ओर जहां तक होगा, वह क्षेत्र इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप जिस भी नगर में रहते हैं, उस नगर के लोग आपको जानते हैं, तो जहां तक लोग आपको जानते हैं मतलब वहां तक आपका प्रभाव है। लेकिन अगर आप अपने नगर से निकल के कहीं और जाएं तो वहां तो लोग आपको नहीं जानते ना। तो वैसे ही जहां तक आवेश का प्रभाव होता है, जहां तक आवेश का प्रभाव होता है, वह क्या कहलाएगा? वह एरिया, वह क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और अगर उस क्षेत्र के अंदर, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर उस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश आता है, मान लीजिए मेन हीरो हमारा ये है, चलिए मेन हीरो है प्लस क्यू आवेश, ओके, और मैं एक दूसरे आवेश को लेके आ रहा हूं, एक आवेश, दूसरा आवेश, अभी मैं नाम बताऊंगा कि इस आवेश को क्या बोलेंगे, इस आवेश को क्या बोलेंगे। अगर आप एक दूसरे आवेश को लेकर आएंगे, तो अगर ये आवेश यहां पर है, तो इस आवेश और इस आवेश का कोई सरोकार नहीं है, इस आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आवेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के बाहर है। लेकिन जैसे ही ये आवेश इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर प्रवेश करेगा या करना चाहेगा, ये आवेश इस लक्ष्मण रेखा को, इस सीमा को पार करके अंदर प्रवेश करेगा, तब क्या होगा? इस आवेश का प्रभाव, इस आवेश का इफेक्ट इस पे पड़ेगा। अगर ये धन आवेश है तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये भी धन आवेश है। अगर ये ऋण आवेश होगा तो ये आवेश इसको आकर्षित करेगा, यानी कि खींचेगा, यानी कि ये आवेश इस आवेश के प्रभाव का अनुभव करेगा। चलिए मान लेते हैं कि एक आवेश है, स्पेस में है। अच्छा, पहले ये बताओ कि ये वृत्त है कि गोला है? ये जो मैंने बनाया है, ये वृत्त है कि गोला है?
वृत्त जिसने बोला है वो गधा है। सॉरी, गधा नहीं, हाँ मतलब है। अरे वृत्त नहीं है, गोला है ना भाई। ये हो गया आपका आवेश। चलिए मान लेते हैं कि चलो इसको ले लेता हूं मैं, ये चलो ये आवेश हो गया समझने के लिए। तो अगर आप एक दूसरे आवेश को यहां लेके आओगे तो एक निश्चित दूरी के बाद वो प्रतिकर्षित होगा। अगर धनावेश है तो इधर से लेके आओगे तो भी प्रतिकर्षित होगा, इधर से लेके आओगे तो भी प्रतिकर्षित होगा, इधर से लेके आओगे तो भी प्रतिकर्षित होगा, इधर से लेके जाओगे तो भी प्रतिकर्षित होगा। तो इस आवेश से एक निश्चित दूरी तक ये आवेश क्या करेगा, इस आवेश के प्रभाव का अनुभव कर पाएगा। तो ये 2D में बनाया गया है इसलिए आपको वृत्त दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में गोला है। गोला है, क्या है, क्या मैंने बोला है कि वो गोला है। तो क्या हो गया विद्युत क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, जहां तक कोई अन्य आवेश उस आवेश के प्रभाव का अनुभव कर पाता है, उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। ओके, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। और अब देखिए, इस आवेश को हम कहेंगे, ये जो मेन कैरेक्टर है जिसके विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। इंग्लिश में सोर्स चार्ज बोलेंगे, सोर्स चार्ज, और हिंदी में कहेंगे स्रोत आवेश। स्रोत आवेश वही मेन कैरेक्टर है। जिस आवेश के विद्युत क्षेत्र की चर्चा होती है, जिस आवेश के विद्युत क्षेत्र की बात होती है, उसे स्रोत आवेश कहेंगे, सोर्स चार्ज कहेंगे। और जिस आवेश पर इसका प्रभाव लगेगा, जिस आवेश पर बल लगेगा, जो आवेश प्रभावित होगा, उसे हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को इंग्लिश में आप बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या कहेंगे बच्चा, टेस्ट चार्ज। ओके, टेस्ट चार्ज। तो क्या है विद्युत क्षेत्र, नाम से ही स्पष्ट है, क्षेत्र, एरिया। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो उस आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले हम समझ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो पहले हम लोग अपना एक विद्युत क्षेत्र बना लें। चलो मान लिया ये विद्युत क्षेत्र है, चलो मान लिया ये विद्युत क्षेत्र है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र किसका है बच्चा, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है। इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है ये। तो इस आवेश को क्या कहेंगे आप, इस आवेश को आप बोलेंगे सोर्स चार्ज, यानी कि स्रोत आवेश। और अब चलिए आपके पास एक परीक्षण आवेश है, एक परीक्षण आवेश जो यहां पे था। अब मान लो कि ये परीक्षण आवेश को आप यहां पे रख देते हो। देखो दोनों परीक्षण एक ही परीक्षण आवेश है ना, अलग अलग नहीं है। इन दोनों परीक्षण आवेशों का परिमाण बराबर है। और अब मान लीजिए इस परीक्षण आवेश को मैं यहां रख देता हूं। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश, सबका परिमाण एक ही है, एक ही परीक्षण आवेश है, अलग अलग स्थितियों पे रखा गया है। और आपका जो सोर्स चार्ज है, जो स्रोत आवेश है, वो तो एक ही है। अब बताइए कि इस आवेश पर, इस आवेश द्वारा कितना बल लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये आवेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र से बाहर है, और जब ये इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर है तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। और जब ये आवेश यहां पर है, इस वाली स्थिति में हम मान लीजिए यहां पे जो बल लगेगा, इस वाली स्थिति से इस वाली स्थिति पर लगने वाले बल से कम होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आवेशों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी, बल उतना ही कम होगा, दूरी जितनी कम होगी, बल उतना ही ज़्यादा होगा। इस स्थिति में ये ज़्यादा दूर है, इस स्थिति में ये पास है, तो यहाँ पे लगने वाला बल कम होगा, यहाँ पे लगने वाला बल ज़्यादा होगा। इतना तो क्लियर है। और अब देखिए, इसका मतलब ये है कि एक ही विद्युत क्षेत्र के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग स्थिर वैद्युत बल लगता है। एक ही विद्युत क्षेत्र के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग स्थिर वैद्युत बल लगता है। इतना क्लियर हो गया ना।
अलग अलग स्थिर वैल्यूड बल लगता है और उस बल की दिशा भी अलग होती है। और चलिए अब मैं अगर पूछता हूं कि इस वाले आवेश, जो मेन आवेश है, जो सोर्स चार्ज है, जो स्रोत आवेश है, वहां से एक निश्चित दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, अभी तो आपको बताया ही नहीं है। अब समझिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। पहली बात तो ये कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल किसके अंदर होगी? विद्युत क्षेत्र के अंदर होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट केवल और केवल विद्युत क्षेत्र के अंदर की बात है। विद्युत क्षेत्र के बाहर आप विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की बात नहीं करेंगे, शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। और अब देखिए कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप ये जान गए हैं कि एक ही विद्युत क्षेत्र के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर जो स्थिर वैल्यूड बल लगता है वो अलग अलग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बिंदु पर जो स्थिर वैल्यूड बल लग रहा है उसका एक परिमाण बताने के लिए, उसका एक मैग्नीट्यूड, परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलेंगे, उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए इस आवेश की जो मेन कैरेक्टर है, जो सोर्स चार्ज है, जो स्रोत आवेश है, उसके प्रभाव को बताने के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूज करते हैं कि किस बिंदु पर कितना ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ये कॉमन सेंस ये कहता है कि जो जितना पास होगा, जो बिंदु इस आवेश के जितना पास होगा वहां पर उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। और यही चीज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी निकल कर आती है। चलिए जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे परिभाषित होती है। मान लीजिए कि यहां पर एकांक धन आवेश है। क्या है? एकांक धन आवेश, यह हम मान के चलते हैं। एकांक धन आवेश है। जिस भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है, मान लेते हैं वहां पे क्या है? एकांक धन आवेश है। और अब देखिए कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यानी कि अगर इस बिंदु P पर एकांक धन आवेश हो तो उस एकांक धन आवेश पे कितना बल लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। परिभाषा ये रहा, देख लीजिए, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। परिभाषा आपके सामने है। किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश किसी आवेश के कारण, तो भैया इसी आवेश का तो प्रभाव इसके ऊपर है, तो यह आवेश इसके ऊपर प्रभाव लगाएगा, बल लगाएगा। तो इस आवेश का इसके ऊपर जब यहां पे क्या है, जब यहां पे एकांक धन आवेश है तो कितना बल का अनुभव कर रहा है। इस बिंदु P पर अगर आप एक एकांक धन आवेश रख देते हैं तो उस एकांक धन आवेश पे कितना बल लगेगा, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके, तो क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? उस बिंदु पर अगर एकांक धन आवेश है, उस बिंदु पर अगर एकांक धन आवेश है तो उस पे कितना बल लगता है इस आवेश के द्वारा, उसी बल को आप क्या कहेंगे? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज आ गए हैं, सर बल है तो ये तीव्रता कहां से आ गया। चलिए आपको अंतर समझाते हैं। आप मार्केट जाते होंगे, चलिए मान लीजिए कि आप मार्केट गए और आप जो है 10 kg 10 किलो आलू लेकर आए 100 रुपए में। तो ये 100 रुपया पैसा है, कोई दिक्कत? 100 रुपया पैसा है। 10 kg आलू लेकर आए हो आप 100 रुपए में। तो बताओ बच्चा, 1 kg आलू कितने में आप लेकर आओगे? 1 kg आलू आपको लेकर आओगे 100/10 में, यानी कि 10 रेस में लेकर आओगे।
ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, दोनों पैसा ही है। लेकिन ये बताओ कि इस पैसे और इस पैसे में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ये जो पैसा है कुल खर्चा है, टोटल कॉस्ट है, कुल खर्चा ये है। और ये क्या है? प्रति केजी आलू, पोटैटो, प्रति केजी आलू का मूल्य है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेट कहते हैं, रेट, जिसे हिंदी में हम मूल्य बोल सकते हो। तो जो टोटल खर्चा होता है वो तो कुल आलू का जितना दाम है वो टोटल खर्चा हो गया आपका, टोटल प्राइस हो गया, टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं आप उसको। लेकिन 1 केजी आलू का जो कीमत है, कीमत मतलब प्राइस है, उसे आप रेट कहते हैं ना। प्रति केजी आलू जितने में मिला है वो रेट है। ये कुल खर्चा है और ये रेट है, यही है ना, यही तो अंतर है। पैसा ये भी है, पैसा ये भी है, लेकिन ये कुल खर्चा है और ये प्रति केजी आलू का मूल्य है, जिसे आप रेट कहेंगे। या कितने का दिया, इसका रेट क्या है, ऐसा कहते हैं ना आप। तो वैसे ही इस बिंदु P पर अगर कोई आवेश है, चलिए अब एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए इस बिंदु P पर Q0 आवेश है। क्या आवेश है? Q0 आवेश है, एक परीक्षण आवेश हो गया। अब आपको मालूम है ना परीक्षण आवेश क्या होता है। कहां गया परीक्षण आवेश? परीक्षण आवेश जिस पर बल लगता है, सोर्स यानी कि स्रोत आवेश जो विद्युत क्षेत्र बनाता है या जो प्रभाव लगाता है। तो अगर यहां पे Q0 है, उस Q0 पे टोटल बल कितना लग रहा है? F बल लग रहा है। अगर मान लीजिए इस Q आवेश के द्वारा प्लस Q आवेश के द्वारा अगर इस Q0 पर कुल बल कितना लग रहा है, सॉरी, अगर इस Q0 पर जो कि बिंदु P पर है, इस Q के द्वारा कुल बल कितना लग रहा है? F बल लग रहा है। तो ये है बल, ये भी बल है, कुल बल है। F क्या है? कुल बल है। लेकिन इस कुल बल को आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बोलेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि अगर यहां पे एकांक धनावेश हो तो एकांक आवेश पे कितना बल लगेगा, आप भाग दे दीजिए। एकांक आवेश पे जितना बल लगता है, एकांक आवेश पे जितना बल लगता है उसे ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। शॉर्ट में उसको विद्युत क्षेत्र भी बोल देते हैं, पूरा ना बोलकर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना बोलकर विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं। लेकिन आपको अंतर पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र क्या है? आवेश के चारों ओर का एरिया है जहां तक उसका प्रभाव होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर परिभाषित होगा ना ये। तो उस बिंदु पर अगर एकांक धनावेश रख दिया जाए तो कितने बल का अनुभव करेगा? एकांक आवेश पे लगने वाला बल। कुल आवेश पे जो बल लगेगा वो तो बल ही है, लेकिन एकांक आवेश पे जो बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और चलिए अब कुछ चीजें जान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, तीव्रता एक सदिश राशि है, याद रखिएगा, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। और अगर ये सदिश राशि है तो परिमाण तो होगा ही होगा, दिशा भी होगी। तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? इसकी दिशा, इसकी दिशा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, दिशा में होती है। ओके, तो पहला चीज तो ये कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा में ही होगी। जो दिशा इस वेक्टर F की है वही दिशा इस वेक्टर E की भी होगी। और अब इसका मात्रक देख लीजिए आप, इसका मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक लिख रहा हूं मैं। देखिए E का फॉर्मूला है F/Q, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन। इसका मात्रक हो जाएगा कूलम, COULOMB, कूलम। तो मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक है, तो आपको बताना है कि न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ओके, इसका विमीय सूत्र भी लिख ही देते हैं। इसका विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा MLT-3A-1। अगर आप चाहें तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। MLT-3A-1
अब चलिए आगे चलते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलिए मान लेते हैं कि ये बिंदुओं पर मेरा एक प्लस क्यू आवेश है, ये रहा प्लस क्यू आवेश। तो अगर एक प्लस क्यू आवेश है तो बच्चा आपको मालूम है उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। बन गया विद्युत क्षेत्र, लो हो गया कबाड़ा बन गया ना एक विद्युत क्षेत्र। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां से आर दूरी पर एक बिंदु P है। देखो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही हूं मैं, उसके बाहर नहीं गया हूं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के बाहर हम लोग तीव्रता की बात नहीं करते, अंदर ही बात करेंगे। अब इस बिंदु P पर बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इसे ही बोलेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि यहां पे एक परीक्षण आवेश Q0 है। उस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 ले लीजिए। परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल का फॉर्मूला जानते हैं ना आप, कूलाम का नियम लगा लीजिए, 1/4πε0 Q पहला आवेश, Q0 दूसरा आवेश, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के दूरी का वर्ग, 1/4πε0 Q0/r²। ये है बल, इस आवेश द्वारा इस पे लगाया जाने वाला बल है। लेकिन इस बल को आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं कहेंगे। एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तब क्या हो जाएगा, एकांक आवेश पे लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल E इक्वल टू हो जाएगा F/Q0। Q0 से डिवाइड कर लीजिए, Q0 खत्म, तो आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो E इक्वल टू आ गया 1/4πε0 Q/r²। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये ईंट है। इस ईंट से आपको आगे चल के बहुत सारे दीवार खड़ी करनी है। ये फॉर्मूला पे याद रखेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r²। क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूं क्या बच्चा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ऐसा भी लिख सकता हूं का, लिख सकता हूं का, बताइए। सर दोनों तो एक ही है। हाँ यार, ये कैपिटल K से डिवाइड कर सकते हैं क्या? कब करेंगे कैपिटल K से डिवाइड? जब माध्यम क्या होगा, वायु या निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम होगा। अगर वायु या निर्वात है तब इसे काम चल जाएगा, अगर कोई अन्य माध्यम है तो उस माध्यम का परावैद्युतांक रखना पड़ेगा, याद है ना। ओके, तो ये है, ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं, किसकी बात करनी है भाई, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए जानते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो मान लेते हैं कि ये एक विद्युत क्षेत्र है, ये रहा एक विद्युत क्षेत्र, किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पृथक्कृत आवेश है। पृथक्कृत मतलब एक अकेला आवेश, चलो Q0, ये मेरा टेस्ट चार्ज है, एक एकांक आवेश, ठीक है, पृथक्कृत आवेश कहते हैं उसे, ये है। तो इस आवेश में बल लगेगा, कितना बल लगेगा ये आप कैसे बताओगे, अभी बताता हूं कितना बल लगेगा। वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F/Q0 है, तो वेक्टर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा उलट पलट के आपको ज्ञान होना चाहिए। वेक्टर F इक्वल टू हो जाएगा Q0 वेक्टर E, यानी कि अगर एक आवेश किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो उस पर इतना बल लगेगा, और ये बल इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर यहाँ पर कोई आवेश है, कहीं भी है, स्वतंत्र है, ये आवेश स्वतंत्र है, आजाद है, आवारा है, आवारा हवा का झोंका हूं, ये झोंका ही है, स्वतंत्र है, ये चलने के लिए आजाद है। तो इस पे बल लगेगा ना बच्चा, तो उस पे बल कितना लगेगा,
वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू नॉट वेक्टर ई बल लगेगा। और जब किसी भी चीज़ पे बल लगता है तो आगे बढ़ता है, वो चलने लगता है, ये चलने लगेगा। अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है, अगर ये विद्युत क्षेत्र एक समान है तो ये बल भी एक समान होगा, तो ये आवेश एक सीधी रेखा में चलेगा। अगर बल एक समान है तो ये एक सीधी रेखा में चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र अलग अलग है, अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग विद्युत क्षेत्र है, तो जो स्थिर वैद्युत बल लगेगा वो बल भी अलग अलग होगा। उस स्थिति में जो आपका आवेश है वो कहीं भी जा सकता है, चलने के लिए आजाद हो, कहीं भी जा सकता है। हो सकता है वक्रीय मार्ग पे चले, वक्रीय मार्ग उसको फॉलो कर सकता है। सही है ना। कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं आपको ये रहे हैं कि चलो एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पृथक्कृत आवेश है तो चलने के लिए आजाद है, फ्री टू मूव, मतलब आपको कहीं छोड़ दिया गया है और बोला गया है कि चलो यार आप कहीं भी जा सकते हो। तो हवा का झोंका, मतलब आप अपने मन से आप नहीं चल रहे हैं तो हवा का झोंका आपको जिधर भी बहा के ले जाए। तो वैसे ही इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र अगर एक समान है तो बल भी एक समान लगेगा, वो एक ही दिशा में एक सरल रेखा में चलता जाएगा। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा बदलती रहे, विद्युत क्षेत्र का परिमाण बदलता रहे, तो इस आवेश पर लगने वाला बल भी बदलता रहेगा, बल की दिशा बदलती रहेगी। तो ये कुछ ऐसा वक्री मार्ग को भी ये अनुसरण करेगा। तो अब समझिए, ये समझ में आ गया ना कि अगर कोई आवेश किसी भी विद्युत क्षेत्र में चलने के लिए आजाद है तो चलेगा। और अब समझिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात की थी सर माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे नाम याद रखिएगा, सर माइकल फैराडे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सबसे पहले बात की थी सर माइकल फैराडे ने। और आपको एक बहुत ही चौंका देने वाला बात बता दें कि जिस बात से न्यूटन परेशान हो गए थे, और न्यूटन किस बात से परेशान हुए थे, न्यूटन इस बात से परेशान हुए थे कि सूर्य वहां पर है, सूर्य उतनी दूर से उतने दूर पर स्थित ग्रहों को कैसे बांध के रख सकता है। हाँ, आज आप जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ग्रह हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन सवाल यही है ना कि सूर्य तो वो उतनी दूर पर है, तो उस सूर्य और ग्रहों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो कैसे सूर्य का प्रभाव, कैसे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दूर स्थित ग्रहों पर पड़ता है। इस सवाल ने न्यूटन को काफी परेशान किया और न्यूटन इसका जवाब नहीं दे पाए। इसका जवाब दिया था सर माइकल फैराडे ने। ऐसा चुंबकों में भी होता है ना, मान लीजिए कि चलिए ये एक चुंबक है, ये चुंबक है, ऐसा छू नहीं रहे हैं लेकिन इनके बीच में कुछ हो रहा है जिससे कि टच नहीं हो रहे हैं। या फिर अगर ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है तो प्रतिकर्षित होगा, ये भी साउथ है, ये भी साउथ है तो प्रतिकर्षित होगा। अगर अलग अलग है तो चिपक जाएगा। ये इतने दूर से ही कैसे खींच लेते हैं दूसरे को, दोनों में कोई इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा। तब माइकल फैराडे ने बोला कि दोनों चुंबक या जो भी होगा आपका, वो आपको एक दूसरे को नहीं छूती हैं। जो फील्ड्स होती हैं ना, जो क्षेत्र होती हैं, जो विद्युत क्षेत्र होती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र होती हैं, उनका इंटरेक्शन होता है, वो एक दूसरे को खींचती हैं। वैसे ही तब पता चला कि जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के लिए है या चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, वही कॉन्सेप्ट किसके लिए है, गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए भी है। आपने क्लास 11 में पढ़ा है गुरुत्वीय क्षेत्र, पढ़ा है कि नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र। तो क्या हुआ कि सूर्य वहीं पर है, लेकिन सूर्य का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो काफी दूर तक गया है, वो ग्रहों को बांध के रखा है। इसका जवाब किसने दिया, माइकल फैराडे ने ये दिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जमीन पे आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, लेकिन माइकल फैराडे वाज अ सुपर जीनियस, बॉस जीनियस, मतलब ऐसा आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। माइकल फैराडे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का सबसे पहले जो जिक्र किया था वो माइकल फैराडे ने किया था। क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, पहली बात तो ये काल्पनिक लगा है, यानी अगर आप दिया लेके या टॉर्च लेके विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं। अरे कहाँ है विद्युत क्षेत्र, कहाँ है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सॉरी कहाँ है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दिखेगा नहीं। ये काल्पनिक और निष्कोण वक्र हैं, स्मूथ कर्व हैं, जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। विद्युत क्षेत्र रेखा
विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होता है, इमेजिनरी कर्व होता है, इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिस पर एकांक धन आवेश अगर स्वतंत्र है, एकांक धन आवेश अगर चलने के लिए स्वतंत्र है, चलने के लिए आजाद है, तो उस पर चलेगा वो। अब आप शायद गुमराह हो रहे हो, मैं समझाता हूं। मान लो ये पूरा एक विद्युत क्षेत्र है और यहाँ एकांक धन आवेश है, इसको आजादी है चलने के लिए, तो ये जिस भी मार्ग का अनुसरण करेगा, जिस भी मार्ग का अनुसरण करेगा, जिस भी मार्ग पे ये चलेगा, एकांक धन आवेश जिस भी मार्ग पे चलेगा, उसे ही आप क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक्चुअली में क्या है? हाईवेज हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित हाईवेज होती हैं जिस पर एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। हाईवे समझते हैं ना आप? हाईवे। ओके, ये कहां से आ गया? तो क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाएं? विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। अगर एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में कोई पृथक्कृत एकांक धनावेश है, वो चलने के लिए आजाद है, तो जिस भी रास्ते पर चलेगा उसी रास्ते को हमने नाम दिया है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कौन सी हैं? ये काल्पनिक वक्र हैं भाई, काल्पनिक हैं। दिया लेके या टॉर्च लेके ढूंढने जाओगे, फ्लैश लाइट, अभी तो फ्लैश लाइट का जमाना है, फ्लैश लाइट लेके घूमने जाओगे तो मिलेगा नहीं है। चलो ढूंढ लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ है। काल्पनिक और निष्कोण वक्र हैं। ओके, तो क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाएं? क्लियर हो गया है। काल्पनिक वक्र होती हैं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र होती हैं जिस पर कौन गमन करता है? किसके लिए है? ये हाईवे का काम करती हैं, एकांक धन आवेश के लिए हाईवेज का काम करती है ये। चलिए आगे चलते हैं। ओह, चलिए अब आपको बताते हैं कैसे स्वरूप, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का स्वरूप कैसे होगा अलग अलग स्थितियों में। अगर एक अकेला धन आवेश है तो धन आवेश से याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बड़े काम की होती हैं। धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ऋण आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग 12th पास कर जाएंगे, बीएससी पास कर जाएंगे, लेकिन ये याद नहीं रखेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर आकर खत्म होती हैं। अगर मान लो एक अकेला धन आवेश है तो ये यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो अनंत की ओर जाएंगी। अगर एक अकेला ऋण आवेश है तो अनंत से आएंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी तरफ। तो ये याद रखना है आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर आती हैं। तो अगर एक अकेला धन आवेश है तो ऐसा स्वरूप होगा, अगर एक अकेला ऋण आवेश है तो ऐसा स्वरूप होगा। लेकिन अगर एक धन आवेश है ऋण आवेश है तो आपको क्या बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पे खत्म होती हैं, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पे खत्म होती हैं। सर ये कहाँ जा रहा है? ये पूरा दुनिया घूम के इसकी मंजिल यही है। वो कहते हैं ना, मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, मुल्ला दौड़ के कहाँ तक जाएगा? मस्जिद तक जाएगा। तो वैसे ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर कहाँ खत्म होंगी? ऋण आवेश पे खत्म होंगी। तो ये हो गया एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। ये स्वरूप आप याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पे खत्म होती हैं। ये आ रही हैं, ये आ रही हैं, यहां से निकल रही हैं। ओके, और अगर दोनों धन आवेश हुआ तो क्या होगा? दोनों धन आवेश हुआ तो याद रखिए धन आवेश से तो निकलता है, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, निकल रही हैं, यहां से भी निकल रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित कर रही हैं। देखिए चिपकेंगे नहीं है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसका जो विद्युत क्षेत्र है और इसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं निकल रही हैं, इस आवेश का, ये भी धन आवेश है, इसका भी विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? निकल रहा है और निकल के जाएंगे। तो देखिए ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, आपस में ये क्या करेंगे? रिपल करेंगे ना। तो रिपल कर रहे हैं दूसरे को, रिपल यानी कि प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और अगर दोनों ऋण आवेश हो जाए तो क्या करोगे? अगर दोनों ऋण आवेश हो गया तो क्या करोगे बच्चा? तो सेम चीज रहेगा, जैसा ये है वैसा ये भी रहेगा, लेकिन यहां पर क्या है? अच्छा ये दोनों धन आवेश हो गया, सॉरी ये किसी काम का निकला। अगर दोनों ऋण आवेश है तो समझ लो क्या होगा? अगर दोनों ऋण आवेश है तो बस ये जो चीजें निकल रही हैं वो उसकी तरफ आएंगी, क्योंकि धन आवेश से निकलता है और ऋण आवेश की तरफ आता है।
माइनस माइनस होगा तो ये जो बस एरो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। बता इसलिए रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि अगर एक अकेला धन आवेश है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी। एक अकेला ऋण आवेश है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी। प्लस माइनस के लिए कैसा होगा, प्लस प्लस है तो कैसा होगा, ऋण ऋण है तो कैसा होगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पर, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताएंगे और वो सब प्रॉपर्टीज आप भरसक प्रयास करिएगा कि याद रखें, क्योंकि किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आप रटना नहीं है, आप धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहला गुण आपको बता रहे हैं। सबसे पहला गुण, पीछे गया चला गया, तो ये तो आपको अभी बता दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। और अगर अकेला धनावेश है तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत, ओके, अकेला धनावेश है तो क्या होगा, अनंत पे प्रारंभ होती है अथवा अनंत पर समाप्त होती हैं। अगर अकेला धनावेश है तो वहां से स्टार्ट होकर अनंत पे समाप्त होगा। अकेला ऋण आवेश है तो अनंत से प्रारंभ होकर वहां पर समाप्त होगा। यही तो बताया पिछले स्लाइड में आपको। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है जो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, समझिए मान लो एक विद्युत क्षेत्र रेखा है वो, और उसके किसी भी बिंदु पर अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट जो बस छू के निकल जाता है, तो ये स्पर्श रेखा क्या करता है, इस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, ओके, बल की दिशा को बताएगा। चल लेकिन यहां तो विद्युत क्षेत्र लिखा है, यहाँ तो जो बल की दिशा होता है वही तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है। तो याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चलिए आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अगर आप विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, तो टेंजेंट आपको क्या दिखा रहा है, वो बता रहा है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। आगे चलते हैं। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दो विद्युत बल रेखाएं या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी भी काटती नहीं हैं। लेकिन सवाल है क्यों, ये 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्यों, बताइए क्यों नहीं काटती हैं। तो इसका जवाब सुनिए। चलो मान लेते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, चलो मान लेते हैं कि काट देती हैं। तब आपको मालूम है ना कि ये जो कटान बिंदु है, यहां पे मैं 2 स्पर्श रेखा खींच पाऊंगा, एक स्पर्श रेखा इधर, एक स्पर्श रेखा इधर। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, खींच दीजिए, क्या दिक्कत है ना दिक्कत बच्चा। अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटें तो जो कटान बिंदु है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां पे आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। और अभी आपको बताया है कि किसी भी बिंदु पे अगर आप एक स्पर्श रेखा खींचते हो तो स्पर्श रेखा क्या करता है, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। यानी ये जो टेंजेंट है वो बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस बिंदु पर ये टेंजेंट बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, और ये टेंजेंट बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र इधर की ओर है। यानी एक ही बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा, बिंदु एक ही है, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा 2 कैसे हो सकती है, ये तो असंभव है, असंभव है ये। यानी कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मिलना भी असंभव है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मिलना भी असंभव है। इसलिए आप कहते हैं कि 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। याद रखिएगा क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर काटी
तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शरेखा खींचेंगे आप, खींचा जा सकता है, यानी कि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव होंगी, दो दिशाएं मुमकिन होंगी, जो कि संभव है ही नहीं। इसीलिए आप बोलते हैं कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो क्या क्या यहां पे पढ़ लिया है, विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होता है, ऋण आवेश पे समाप्त होता है। एकल आवेश के लिए क्या हो जाएगा, अनंत से प्रारंभ होंगी, अनंत से समाप्त होंगी। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आपने स्पर्श रेखा खींच दिया है तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसकी दिशा को बताता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। एक दूसरा क्या था कि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहां से जो चीजें पढ़ेंगे आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी है, गुण है, चलिए पढ़ते चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में खींची हुई, अगर आप डोरी को खींचेंगे तो डोरी क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है, सेम वैसा ही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, अतः विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, समझा देते हैं। ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, ये विद्युत बल रेखा हो गया। तो क्या बोल रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और लंबाई के अनुदिश क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, मतलब ये खींची चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये आवेश और ये आवेश आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। लेकिन आगे देखिए, आगे देखिए, दिखाइए आगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसका मतलब यह है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। कैसे, यहां पे प्लस ले लिया, यहां पे प्लस ले लिया, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा बनाया था, पीछे कुछ देखा आपने, तो ये क्या है, लंबाई के लंबवत, ये इसको ढकेल रहा है, इसको ढकेल रहा है, इसको ढकेल रहा है, इसको ढकेल रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसका मतलब यह है कि ये इधर और ये इधर की ओर जाएगा। सजातीय आवेशों में क्या होगा, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होगा। तो दो चीजें आप याद रखेंगे जो आपको मालूम ही है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इसको आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं से कैसे एक्सप्लेन करोगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी की भांति क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं, मतलब जो विपरीत आवेश हैं पास आ रहे हैं। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटती हैं, यानी कि सजातीय आवेशों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी चालक के हमेशा लंबवत निकलती हैं। मान लीजिए ये चालक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा क्या होगी, लंबवत होगी। इस चालक से लंबवत ही निकलेगी, निकलने के बाद उसका मुकद्दर क्या है, आगे चल के क्या होता है ये नहीं पता। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक के लंबवत ही ओरिजिनेट होती हैं। कि अगर चालक है तो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक के अभिलंबवत निकलती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होंगी, चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत निकलती हैं। आगे चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक, अगर ये चालक है तो चालक के अंदर याद रखिए विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। और जाते जाते आपको कुछ पॉइंट टू बी नोटेड कहते हैं ना, जो याद रखने वाले बिंदु याद रखिए। अच्छा, ये भी याद रखने वाला बिंदु नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र, तो बहुत आसान है। एक समान विद्युत क्षेत्र किसको बोलेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र किसको बोलेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिशा और परिमाण दोनों में समान होता है। और इसे हम लोग दिखाते हैं समांतर लाइनों से। अगर ऐसा कहीं खींचा हुआ है तो ये लाइन नहीं है, एक्चुअली में क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे समांतर हैं
इसका मतलब है वो किसको दिखा रही हैं, वो एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखा रही है। और एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब यह है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र परिमाण और दिशा दोनों में बराबर होता है, यानी कांस्टेंट रहेगा। और असमान में क्या रहेगा, असमान में भिन्न भिन्न रहेगा, और इसको आप समांतर से नहीं दिखाओगे। ओके, अब ये बताओ, चलो समांतर नहीं है, बहुत सही, ये समांतर है, तो इससे आप ये समझ रहे हो कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बराबर है, परिमाण में भी और दिशा में भी। लेकिन ऐसा है तो इसका क्या मतलब है, देखिए बहुत आसान है। जहां पर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, जहां पर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, यानी वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है, प्रबल है, प्रबल है। और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल होती हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कमजोर है। आसान है ना। जहां पर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, जहां पर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होंगी, विरल होंगी, दूर दूर होंगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा। चलिए आगे, और अब आते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी नोटेड, जो आपको याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर ये सब चीजें आप याद रखते हैं तो बिल्कुल आप ज्ञानी पुरुष कहे जाएंगे या ज्ञानी महिला कहे जाएंगी, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं, सतत वक्र यानी कि कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, जो बीच में कहीं भी टूटती नहीं है। इसका क्या मतलब है, अगर ये प्लस आवेश है, अगर ये माइनस आवेश है, तो ये यहां से निकल के पूरा कंटिन्यूअसली वहां तक गया है। धन आवेश से निकल के कहां गया, ऋण आवेश गया है। ऐसा नहीं कि ये बीच में गायब हो गया फिर स्टार्ट होके चला गया, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, वो सतत वक्र होती हैं, कंटिन्यूअस कर्व। लिख देता हूं मैं यहाँ पे इंग्लिश में, कहीं कहीं इंग्लिश में भी लिखा मिलेगा, कंटिन्यूअस कर्व, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। क्या होती हैं, कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्यों होती हैं भाई, क्योंकि मान लीजिए कि अगर वो असंतत है यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, तो जिस भी बिंदु पे वो टूटेंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा, जो कि संभव नहीं है। अगर मैं मान लूं कि ये प्लस है, ये माइनस है, कि यहां से निकल के यहां तक गया, फिर बीच में गायब हो गया, फिर निकल के गया, यानी आप क्या बोलना चाह रहे हो कि इतने दूर में विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, ये कैसे संभव है यार। इसीलिए आप क्या बोलते हैं, इसीलिए आप बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, सतत वक्र हैं, कंटिन्यूअस वक्र हैं, कंटिन्यूअस कर्व हैं। क्योंकि अगर ये असंतत हुई तो असंतत का तात्पर्य ये होगा कि जिस भी बिंदु पे वो टूटेंगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा, जो कि संभव नहीं है। आगे चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। जब आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ोगे, चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ोगे, तो वहां आपको बताया जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, लेकिन विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं होती हैं। बंद वक्र नहीं होती हैं मतलब क्या है, यहां से निकल के बस यहां खत्म हो गया, ये बंद नहीं हुआ ना। बंद तो तब होता जब वो यहां से निकल के यहां जाता और वापस यहां के खत्म होता, तो इसे हम लोग बोलते हैं बंद वक्र। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये प्लस से निकल के माइनस पे खत्म हो जाता है, ये कहानी यही है ना, प्लस से निकल के माइनस पे कहानी खत्म। इसका मतलब ये है कि कौन सा वक्र है, ये खुला वक्र है, बंद लूप नहीं है। आगे चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं। अभी तो बताया आपको, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, काल्पनिक वक्र हैं, इमेजिनरी कर्व्स हैं, लेकिन उनके द्वारा जो प्रदर्शित विद्युत क्षेत्र है वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है। विद्युत क्षेत्र होता है, अगर एक प्लस आवेश यहां पर है, अगर एक माइनस आवेश को लेके आओगे तो वहां तक जाएगा, मतलब जाएगा, ऑब्वियस मैं माइनस को लेके आता हूं, क्योंकि माइनस को लेके आऊंगा तो चिपक जाएगा, तो बोलोगे तो चला गया। अगर मैं प्लस को लेके आऊं तो ये यहां से इसको प्रतिघटित करने लग जाएगा, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका प्रभाव यहां तक है। आप माइनस को लेके आओगे तो यहां से इसको खींचने लगेगा, तो भी आप समझ जाओगे कि इसका प्रभाव यहां तक है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है वो काल्पनिक नहीं है, विद्युत क्षेत्र सही है, लेकिन विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए आपने जिन रेखाओं की आप बात करते हो वो रेखाएं काल्पनिक है। तो रेखाएं काल्पनिक हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रदर्शित विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है। चलिए आगे चलते हैं, और ये लास्ट होगा
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, अभिलंबवत गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि एकांक क्षेत्रफल से जितना ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही तीव्र होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, तो आज हमने बात की है कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर एकांक धनावेश है तो उस एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलम है। आगे हमने बात की है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र हैं, काल्पनिक वक्र हैं जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है, गमन कर सकता है। और कुछ गुण इसके याद रखिएगा, धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश पे समाप्त होती हैं, यही तो है। ओके, तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।